This video series covers the entire syllabus of Paper 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase scanner published by Shuchita Prakashan Private Limited as it is being referred in these videos. The link for purchasing scanner is given in the description below. Thank you for choosing scanner classes. Happy learning. Hey guys, what's up? चलो आज से हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 18 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे। कोरिलेशन क्या होता है? दो वेरिएबल्स हैं आपके पास दो वेरिएबल्स हैं। आपको ये पता करना है, दो वेरिएबल सपोज x और y हैं। ठीक है, दो वेरिएबल सपोज x और y हैं। आपको ये पता करना है कि x की वैल्यू अगर मैं बदलता हूं, अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूं तो y की वैल्यू किस एक्सटेंट तक चेंज होगी। आई रिपीट, अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूं तो y की वैल्यू किस एक्सटेंट तक चेंज होगी। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि अगर मैं x की वैल्यू बदलता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं y की वैल्यू में चेंज तो आएगा, डेफिनेटली चेंज आएगा, बिकॉज x एंड y वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू में चेंज तो आएगा ही आएगा। किस एक्सटेंट तक चेंज आएगा, ये हम लोग कोरिलेशन से मेजर करते हैं। हम लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर सपोज कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मार्केट में लेज चिप्स हैं सपोज, ठीक है, अब लेज चिप्स का जो प्राइस है, लेज चिप्स की डिमांड पे असर डालेगा। ठीक है, लेज चिप्स का जो प्राइस है वो लेज चिप्स की मार्केट में क्या डिमांड है उस पर असर डालेगा। बहुत ज्यादा महंगा होने लग जाएगा तो नहीं खरीदेंगे लोग, अंकल चिप्स खरीदने लग जाएंगे या कोई और चिप्स खरीदने लग जाएंगे, राइट। तो लेज चिप्स की जो डिमांड है वो लेज चिप्स के प्राइस पे डिपेंडेंट है। अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगी। ठीक है, लेकिन प्राइस के थोड़े से चेंज पे डिमांड किस एक्सटेंट तक चेंज होगी, ये हम फाइंड आउट करेंगे कोरिलेशन से। ठीक है, डिमांड और भी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई तो लोग, ठीक है, फिर अगर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई तो लोग अपने नॉर्मल जो एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इसलिए, जब अभी इससे पहले भी कई सारी वीडियोस मैंने यहाँ पर घर बैठ के ही शूट किया, तभी आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो, ग्रीन स्क्रीन नहीं है यहाँ पर घर पे। ठीक है ना, तो आई एम नॉट एबल टू गो टू द स्टूडियो बिकॉज यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है। तो अगर अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ पर लेज चिप्स की ज्यादा डिमांड है या आटा, दाल, चावल, इन सब की ज्यादा डिमांड है, राइट। तो लेज चिप्स की जो सेल है, लेज चिप्स की जो डिमांड है वो अभी लॉकडाउन की वजह से अफेक्टेड है। ठीक है, लेज चिप्स की डिमांड लॉकडाउन की वजह से कितनी अफेक्टेड है ये हम देखते हैं कोरिलेशन से, राइट। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो अलग अलग फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। अगर हमें सिर्फ किसी एक फैक्टर का एक्सटेंट जानना है तो हम लोग कोरिलेशन की मदद लेते हैं। ठीक है, लेज चिप्स के जो डिमांड है वो प्राइस पे भी डिपेंडेंट है, वो इन्फ्लेशन पे डिपेंडेंट है, वो लॉकडाउन पे डिपेंडेंट है एंड सो ऑन। अगर हमें सिर्फ इतना जानना है कि डिमांड प्राइस पे कितनी डिपेंडेंट है, कोरिलेशन। डिमांड लॉकडाउन से कितनी डिपेंडेंट है, कोरिलेशन। डिमांड इन्फ्लेशन से कितनी डिपेंडेंट है, कोरिलेशन। तो कोरिलेशन हेल्प्स अस टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, आओ देखते हैं इसको। Consider two variables x and y. If we need to find out the extent of relationship between these two variables, we take the help of correlation. For example, the demand of a commodity in the market depends upon a lot of factors such as price, number of consumers in the market, income of the people, changes in prices of related goods and so on. If we need to find out the effect on demand due to a change in say price, सिर्फ price से demand कितनी ज़्यादा change हो रही है। दो variables हो गए, एक variable हो गया price, एक variable हो गया demand। ठीक है, इन दो वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, कितना रिलेशनशिप है, वो हम लोग कोरिलेशन से पता करेंगे। देन वील यूज कोरिलेशन। देयरफॉर कोरिलेशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 तक रेंज करती है। कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 तक रेंज करती है। अगर कोरिलेशन +1 है मतलब डायरेक्टली परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, अगर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, R की वैल्यू अगर 0 है तो दो चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले सकता हूं कि मैं कॉमर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं,
मैं कॉमर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, इस पे किसी साइंस स्टूडेंट को क्या फर्क पड़ रहा है? एक साइंस स्टूडेंट के मार्क्स मेरे बहुत अच्छा कॉमर्स पढ़ाने से किस एक्सटेंट तक रिलेटेड है? कोई रिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन एट ऑल। कोई एक साइंस स्टूडेंट है, उसको मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं तो कॉमर्स पढ़ाता हूं, ठीक है? तो मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, उससे साइंस के स्टूडेंट्स के मार्क्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या कोई रिलेशनशिप है? मैं ज्यादा अच्छा अगर कॉमर्स को पढ़ाऊंगा तो उसके साइंस वाले के ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे? नो। तो देयर इज नो कोरिलेशन एट ऑल। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है? +1 तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव -1 तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। बाकी अगर पॉइंट्स में आती है वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग प्लस में, तो मतलब एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। माइनस में वैल्यू आती है -0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है। देखो, correlation is expressed using R. The value of correlation ranges from -1 to +1, both inclusive. Therefore, -1 is less than equal to R is less than equal to 1. मतलब R की वैल्यू -1 से या तो इक्वल टू है या ग्रेटर है, और +1 के या तो इक्वल टू है या लेस है। If R is less than 1, it is called a perfect negative correlation. If R is less than 0 but greater than -1, मतलब नेगेटिव में कोई आएगी, 0 से कम है लेकिन -1 से ज्यादा है, तो -0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है? अगर R 0 है, देयर इज कॉल्ड नो कोरिलेशन। अगर R की वैल्यू 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, तो इट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर R की वैल्यू पूरी एग्जैक्ट +1 है, देन इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो आई होप कोरिलेशन क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट आता है सर कि कोरिलेशन को मेजर कैसे किया जाता है। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि -1 से +1 के बीच में कोरिलेशन लाया करता है, ठीक है? लेकिन कोरिलेशन को हम लोग मेजर किस तरह से करते हैं? तो इसके 4 मेजर्स हैं हमारे पास। पहला है स्कैटर डायग्राम, दूसरा है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तीसरा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और चौथा है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्कैटर डायग्राम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा है। इन दिस मेथड पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक? अलग अलग वैल्यूज को यहाँ पर प्लॉट करते हैं, और उसको उन पॉइंट्स को जब हम लोग जोड़ लेते हैं तो उससे ग्राफ की जिस तरह से जो भी शेप बनती है उससे हम लोग समझते हैं कि अच्छा इसके बीच में कैसा कोरिलेशन है, ठीक है? Thereafter the shape of the diagram on the graph determines the kind of correlation between those two variables, ठीक है? तो अब देखो, पॉजिटिव कोरिलेशन ये है, ठीक है? ये पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि लाइन हल्की हल्की ऊपर जा रही है, मतलब जो भी है ये देखो टेढ़ा मेढ़ा भी ऊपर जा रहा है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो दिस इज R इज लेस देन 1, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है लेकिन पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि +0 से ऊपर है, राइट? सो दिस इज शोइंग पॉजिटिव कोरिलेशन, दिस इज शोइंग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्योंकि R यहां पर 1 है, लाइन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है, तो दिस इज शोइंग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है? दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन, नीचे आ रहा है R इज लेस दैन 0 ग्रेटर दैन -1, दिस इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आ रही है। दिस इज शोइंग नो कोरिलेशन, सर्कल्स बने जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो नो कोरिलेशन। एंड दिस इज शोइंग कर्विलीनियर कोरिलेशन, ठीक है? एज यू कैन सी कर्विलीनियर कोरिलेशन, ये थोड़ा सा कर्व फॉर्म में आ रहा है, ठीक है? तो दिस इज शोइंग कर्विलीनियर कोरिलेशन। एक क्वेश्चन है, if the plotted points in a scatter diagram lie from upper left to lower right, then the correlation is negative correlation। ये देखो, अपर लेफ्ट से लोअर राइट तक, तो दिस इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ऑप्शंस देखो, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, नन ऑफ दीज, तो नेगेटिव। सर पर आंसर तो परफेक्ट नेगेटिव है, ऑप्शंस में थोड़ी दिया हुआ है परफेक्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव है, ठीक है? पॉइंट्स, प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, तो देखो अपर लेफ्ट टू लोअर राइट इन दोनों में ही है ना, इसमें भी अपर लेफ्ट से लोअर राइट, इसमें भी अपर लेफ्ट से लोअर राइट, तो दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन। नवंबर 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक? नेक्स्ट मेथड आता है सर अपने पास कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है? इसमें हमारे पास 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक अज्यूम्ड मीन मेथड है। पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड करते हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट मेथड के हिसाब से कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय R इज इक्वल टू R ऑफ एक्स वाई, मतलब x का कोरिलेशन y से, ठीक है? x और y के बीच का कोरिलेशन अगर आपको निकालना है तो इस तरह से होगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ठीक है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। कोवेरियंस का फॉर्मूला ये होता है, कॉव एक्स वाई को हम लोग बोलते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, एंड इज गिवन बाय ये,
ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला है। आप पहले ये सारी वैल्यूज निकालोगे, एक्स और वाई का डेटा आप लोगों को क्वेश्चंस में दिया रहेगा। आप पहले कोवेरियंस, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई निकालोगे, उसके बाद कोरिलेशन वाले फॉर्मूले में पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है, आपको कोई कोवेरियंस निकालने की जरूरत नहीं है, कोई स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली वैल्यूज इस वाले फॉर्मूला में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, n ऑब्वियसली मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इनटू समेशन ऑफ वाई होल अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, इनटू अंडर रूट n आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल का स्क्वायर। ठीक है, एक आध बार इस फॉर्मूले को लिखोगे याद हो जाएगा, वैसे मैं बता दे रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीज है। यहां पर एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल का स्क्वायर, यहां पर n इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल का स्क्वायर, और ऊपर n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई। ठीक है, What is the coefficient of correlation from the following data? Okay, बहुत ही सिंपल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। x की वैल्यूज दी हुई है, y की वैल्यूज दी हुई है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो वी नो के कोरिलेशन कोएफिशिएंट कार्ल पियर्सन्स मेथड से ये वाला फॉर्मूला होता है, वह r इज इक्वल टू n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू समेशन ऑफ एक्स वाई के प्रोडक्ट लेके इन सबका टोटल माइनस समेशन ऑफ x माइनस समेशन ऑफ y होल अपॉन अंडर रूट ऑफ n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ n इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आओ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर में देखेंगे n, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई, तो हमें x और y का प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद उसका टोटल सम करना है, मतलब 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 एंड प्लस 5 इंटू 6। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेटर में मेमोरी क्लियर कर दो, उसके बाद 1 इंटू 5 मेमोरी प्लस 2 इंटू 4 मेमोरी प्लस 3 इंटू 3 मेमोरी प्लस 4 इंटू 2 मेमोरी प्लस 5 इंटू 6 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, ये आ गया आपका 60। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 60। अब माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y। ठीक है, तो समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y, आओ देखते हैं इसको। समेशन ऑफ x क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। समेशन ऑफ y क्या होगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6। ठीक है, तो समेशन ऑफ x 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये आ गया आपका 15। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने 15, और उसके बाद समेशन ऑफ y के लिए समेशन ऑफ 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6, ये आ गया 20। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाली चीज़ें हम लोगों ने लिख ली हैं, n लिख लिया है, समेशन ऑफ एक्स वाई लिख लिया 60 माइनस समेशन ऑफ x विच इज़ 15 इंटू समेशन ऑफ y विच इज़ 20। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में सबसे पहले अंडर रूट n इज़ 5। ठीक है, इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोगों को निकालना होगा। आइए सर निकालते हैं। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, कैलकुलेटर पे मेमोरी एकदम क्लियर कर दो। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। ठीक है, यही होगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 1 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 2 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 3 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 4 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 5 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल 55। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आया आपका 55। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये आया आपका 55। नाउ माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, व्हाट इज समेशन ऑफ एक्स, ये देखो ये निकाला हुआ है 15। ठीक है, तो 15 होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से अंडर रूट आएगा, n तो 5 है आपका। ठीक है, इनटू समेशन ऑफ y स्क्वायर, तो समेशन ऑफ y स्क्वायर देखो कैसे आएगा, समेशन ऑफ y स्क्वायर, तो मेमोरी क्लियर कर दो। 5 इंटू इज इक्वल टू, फिर से 5 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 4 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 3 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 2 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 6
इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 90 आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा 90 और उसके बाद आपको माइनस करना है समेशन ऑफ y होल स्क्वायर। समेशन ऑफ y इज दिस 20, तो यहाँ पर आपने किया 20 होल स्क्वायर, ये हो गया। बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो आ जाओ न्यूमरेटर देखो, सॉल्व करो न्यूमरेटर। 15 इंटू 20 मेमोरी क्लियर कर दो। 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 जो भी आया मेमोरी प्लस 5 इंटू 60, 5 इंटू 60 माइनस मेमोरी रिकॉल, ये तो 0 आ गया। ओके, तो हमारा आंसर 0 अपॉन समथिंग आया, मतलब हमारा आंसर 0 है, ठीक है, हमारा आंसर 0 है। The coefficient of correlation between two variables x and y is 0.28. Their covariance is 7.6. If the variance of x is 9, then the standard deviation of y is. Okay, बहुत सिंपल है। हमें पता है कि r is equal to cov xy upon sigma x into sigma y. तो sigma x into sigma y, ठीक है, sigma x into sigma y। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.28 इज इक्वल टू cov xy, कोवेरियंस दिया हुआ है 7.6 अपॉन सिग्मा x, वेरियंस दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिविएशन, हमें वेरियंस दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू सिग्मा y, ये रहा, इंटू सिग्मा y, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.28 इज इक्वल टू 7.6 अपॉन 3 इंटू सिग्मा y, ठीक है। तो अब आपके पास सिग्मा y की वैल्यू आती है 7.6 अपॉन 3 इंटू 0.28। मैं इसको सिग्मा y को इधर ले गया, 0.28 को इधर ले आया, तो अब आपका कैलकुलेटर बता देगा 3 इंटू 0.28 जो भी आया मेमोरी प्लस 7.6 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 9.05 या 9.048, ठीक। तो 9.048 यही है आंसर, यस। If the covariance between variables x and y is 25 and variance of x and y are respectively 36 and 25, then the coefficient of correlation is, लो ये तो बहुत ही सिंपल होता है। correlation of coefficient का फॉर्मूला क्या होता है, cov xy और नीचे क्या होता है, सिग्मा x सिग्मा y, सिग्मा x सिग्मा y, ठीक है। वह सिग्मा x is the standard deviation of x and sigma y is the standard deviation of y and cov xy is the covariance of x and y, ठीक है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है यहाँ पर 25, राइट। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशंस ऑफ एक्स और वाई नहीं दिया हुआ है, लेकिन वेरिएंस दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो एक्स का वेरिएंस 6 है, सॉरी एक्स का वेरिएंस 36 है, मतलब 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा इसका, चलो उसको ऐसे करते हैं, 36 अंडर रूट ऑफ 36 अंडर रूट ऑफ 25, ठीक है ना। x का वेरिएंस 36, मतलब x का स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ 36, y का वेरिएंस 25, तो y का स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ 25। तो ये हो गया आपका 25 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 36 इज 6 एंड अंडर रूट ऑफ 25 इज 5, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 25/30, ठीक। इसको कैलकुलेटर पे कर लो, 25/30 इज 0.833, 0.833 इज योर आंसर। कार्ल पियर्सन्स मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट में हमारे पास दूसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स और वाई हमारे पास दो वेरिएबल्स का डेटा दिया रहता है, तो हम एक्स का मीन कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। अपनी मर्जी से हम एक्स का कोई भी मीन अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी मीन अज्यूम कर सकते हैं। एंड सिमिलरली वाई का भी हम अपनी मर्जी से कोई भी मीन अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स की हर वैल्यू का उसके मीन के साथ हमें डिविएशन निकालना होगा, ठीक है। एक्स की हर वैल्यू का उसके मीन के साथ, वो मीन क्या है जो हमने सोचा है, अज्यूम्ड मीन, ठीक है, उसके साथ उसका डिविएशन निकालना होगा। सिमिलरली वाई का भी वाई की हर वैल्यू का उसके अज्यूम्ड मीन के साथ उसका डिविएशन निकालना होगा। एक्स के डिविएशंस को हम लोग बोलेंगे dx
और y के डिविएशंस को हम लोग बोलेंगे dy। उसके बाद वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। Assume 69 and 112 as the mean values for x and y respectively. Summation of dx is 47, summation of dx square is 1475, summation dy दिया है, summation dy square दिया है, summation dx dy दिया है और n की वैल्यू है 8। ठीक है, ये dx क्या है उसके लिए ये दिया हुआ है dx is x minus 69 and dy is y minus 112। और 69 और 112 क्या है? 69 है आपका x बार और 112 है आपका y बार। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली डिविएशंस फ्रॉम मीन। तो इसके लिए हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड से रैंक कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन नहीं, बस कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो उसका ये फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू n इंटू समेशन ऑफ dx dy माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy होल अपॉन अंडर रूट ऑफ n इंटू समेशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ n इंटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पर बस वैल्यूज पुट करनी है। n की जगह आप 8 पुट करोगे। ठीक है, 8 इंटू समेशन ऑफ dx dy, समेशन ऑफ dx dy ये है 2116। ठीक है, ये हो गया इंटू नहीं माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy। तो समेशन ऑफ dx क्या है 47। ठीक है, समेशन ऑफ dy क्या है 108। ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में आ जाओ, 8 इंटू, या इसको ऐसे करो, 8 इंटू समेशन ऑफ dx स्क्वायर। व्हाट इज समेशन ऑफ dx स्क्वायर? 1475। ठीक है, माइनस समेशन ऑफ dx होल स्क्वायर। व्हाट इज समेशन ऑफ dx? 47। तो ये आएगा 47 होल स्क्वायर। ठीक है ना, समेशन ऑफ dx इज 47। हाँ, तो ये आ गया 47 होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n की जगह अगेन 8 इंटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर क्या होता है 3468। समेशन ऑफ dy स्क्वायर इज 3468 माइनस समेशन ऑफ dy होल स्क्वायर। तो समेशन ऑफ dy इज 108 का पूरा स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको। तो कैलकुलेटर पे आ जाओ, न्यूमरेटर पहले सॉल्व कर लेते हैं। 47 इंटू 108 5076 आया, इसको डालो मेमोरी में। ठीक है, 8 इंटू 2116 माइनस मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू आया 11852। तो ये हो गया 11852। न्यूमरेटर क्लियर है? ओके, अब डिनोमिनेटर में देखो, पहले ये वाला स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं। तो 47 स्क्वायर मतलब 47 इंटू इक्वल टू जो भी आया मेमोरी में डालो, 8 इंटू 1475, ये 8 इंटू 1475 जो भी आया माइनस मेमोरी रिकॉल। ठीक है, तो 8 इंटू 1475 माइनस 47 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9591। इसका ले लो स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 97.933। ठीक है, ये आ गया 97.933। तो इसको आप लिख दो 97.93। ठीक है, 97.93 आपने लिख दिया। अब आप दूसरा वाला स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे। दूसरा वाला स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए अगेन कैलकुलेटर पे मेमोरी वगैरह सब क्लियर कर दो। तो यहाँ पर आप पहले करोगे 108 स्क्वायर, तो 108 इंटू इक्वल टू जो भी आया मेमोरी प्लस, फिर 8 इंटू 3468 माइनस मेमोरी रिकॉल जो भी आया स्क्वायर रूट उसका 126.81। ठीक है, अब फिर से मेमोरी वगैरह सब क्लियर कर दो। इसको सॉल्व करना है तो पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। 97.93 इंटू 126.81 जो भी आया मेमोरी प्लस 11852 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, आंसर आया 0.95। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कार्ल पियर्सन्स मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड की। पहली प्रॉपर्टी है कि कार्ल पियर्सन्स मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स प्रोवाइडेड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज लीनियर। ठीक है, अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो कार्ल पियर्सन्स मेथड बेस्ट है। ठीक है, तो इस पर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है आपका कि विच इज द बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज लीनियर। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्ल पियर्सन्स मेथड। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ यूनिट फ्री मेजर। ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें कहीं पर भी r के आगे हमने कोई यूनिट नहीं लगाई। r इज ऑलवेज जस्ट अ नंबर। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड और चेंज ऑफ स्केल
of the variables under consideration depending on the sign of the scale factors. Sign of the scale factors, ठीक है. इस लाइन का मतलब ऑब्वियसली आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मुझे खुद समझ में नहीं आया है, ठीक है. एग्जाम्पल से समझते हैं उसका. I'm just kidding, obviously. In other words, let there be two variables x and y. ठीक है, इस लाइन का मतलब समझा रहा हूं एग्जाम्पल से. Let there be two variables x and y. Let the correlation coefficient between them be r, x, y. Now, if they are changed to another set of variables, say u and v, तो यहां पर ओरिजिन और स्केल चेंज किया गया. ठीक है, यहां पर ओरिजिन और स्केल चेंज किया गया. Then r of uv is equal to r of xy if b and d have the same sign. b और d क्या है अभी बात करेंगे. अभी सिर्फ इतना समझो कि r of uv is equal to r of xy if b and d have the same sign, or r of uv is minus of r of xy if b and d have opposite signs. If b and d have opposite signs, यही चीज ये बोल रहा था कि the coefficient of correlation remains invariant. मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. ठीक है, invariant under a change of origin and or scale of the variables under consideration depending on the sign of the scale factors. Depending on the sign of the scale factors. ये b और d आपके scale factors हो गए. इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है. b and d का अगर सेम साइन है तो r of uv will be equal to r of xy. अगर b and d का ऑपोजिट साइन है तो r of uv will be negative of r of xy. ठीक है, b कैसे निकाला जाता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. d कैसे निकाला जाता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ v अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. ठीक है, if the correlation coefficient between x and y is r, then between u and v is u क्या है? x माइनस 5/10 और v है y माइनस 7/2. ठीक है, तो r x y हम लोगों को दिया हुआ है विच इज r u v हम लोगों को निकालना है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को b और d की वैल्यूज निकालनी होंगी. b की वैल्यू आएगी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x और d की वैल्यू आएगी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ v अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. ठीक है, b और d का अगर सेम साइन होगा तब तो r x y इज इक्वल टू r u v, और अगर b और d का ऑपोजिट साइंस होंगे तो r u v इज इक्वल टू माइनस r x y. ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं. पहले तो हमें u इज इक्वल टू x माइनस 5/10 लिखा हुआ है, तो u इज इक्वल टू x माइनस 5/10. ठीक है ना, u इज इक्वल टू x माइनस 5/10 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 10u इज इक्वल टू x माइनस 5. ठीक है, ये हो जाएगा आपका x माइनस 10u माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, मैंने बस रीअरेंज किया इस तरह से, x माइनस 10u माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दूसरा हमारे पास क्या है? v इज इक्वल टू y माइनस 7/2. v इज इक्वल टू y माइनस 7/2. तो ये हो जाएगा आपके पास 2v इज इक्वल टू y माइनस 7. ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 2v माइनस 7 इज इक्वल टू 0. राइट, अब यहां से हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ u मिल जाएगा, और यहां से हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ y और कोएफिशिएंट ऑफ v मिल जाएगा. तो सबसे पहले b इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. तो कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ u है माइनस 10. तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u है माइनस 10 और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x है 1. ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई 10. d इज व्हाट? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ v अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. तो कोएफिशिएंट ऑफ v क्या है? माइनस 2. कोएफिशिएंट ऑफ v इज माइनस 2, तो आ जाएगा माइनस 2, और d और नीचे क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज अगेन x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि b और d के सेम साइंस है. b का भी साइन प्लस 10 है, d का साइन प्लस 2 है. तो अगर b और d के सेम साइंस हैं तो r u v इज इक्वल टू r x y इज इक्वल टू r. ठीक है, क्योंकि r x y तो हमारे पास r था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y वाज r, तो अब कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन u एंड v भी r हो जाएगा. If the value of correlation coefficient between x and y is 1, then the value of correlation coefficient between x minus 2 and minus y by 2 plus 1 is. Okay, बहुत सिंपल क्वेश्चन है.
आर एक्स वाई दिया हुआ है हमारे पास 1, ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स और वाई दिया हुआ है 1, ठीक है। हम लोगों को इन दो टर्म्स के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, x माइनस 2 और माइनस वाई बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज x माइनस 2 को हम लोग u मान लेंगे और माइनस वाई बाई 2 प्लस 1 को हम लोग v मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा u इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और v हो जाएगा माइनस वाई बाई 2 प्लस 1। उसके बाद हम लोग b और d की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग b और d की वैल्यूज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे। और अगर b और d की वैल्यूज b और d के साइंस ऑपोजिट आए, अगर b और d के साइंस ऑपोजिट आए तो इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, देखो इसको u माना, x माइनस 2 को u माना, माइनस वाई बाई 2 प्लस 1 को v माना, ठीक है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u v हो जाएगा ना, दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज u, दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज v। हम दोनों को इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, तो बेसिकली कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ u v, ठीक है ना। तो अगर b और d की वैल्यूज, b और d के साइंस ऑपोजिट आए तो r u v विल बी माइनस ऑफ r x y। अभी इसको करते हैं, समझ में आएगा। सबसे पहले वी हैव r x y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने कहा लेट x माइनस 2 बी u, तो लेट x माइनस 2 बी u, ठीक है। तो u क्या हो गया अपना, u हो गया x माइनस 2, u हो गया x माइनस 2। इसको हम लोग अगर कायदे से सारे टर्म्स एक साइड में रखें तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। u माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और हम लोगों ने कहा था कि लेट माइनस वाई बाई 2 प्लस 1 बी v, तो माइनस वाई बाई 2 प्लस 1 बी v, ठीक है। तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 2 प्लस 1, राइट। इसको भी आप सारे टर्म्स अगर एक साइड में अरेंज करो तो ये हो जाएगा v प्लस 1 बाई 2 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने कहा था b और d की वैल्यूज निकालनी है, तो व्हाट इज b, b इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u, कोएफिशिएंट ऑफ u, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है u माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें से u का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ u, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ u है 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 हो गया। तो b की वैल्यू आ गई 1, राइट, d की वैल्यू आ गई 1, ओके। अब d की वैल्यू कैसे निकलती है, d की वैल्यू निकलती है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ v, कोएफिशिएंट ऑफ v क्या है 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। इस वाली इक्वेशन से b निकलता है, इस वाली इक्वेशन से d निकलता है, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू आएगी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ v इज 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1/2, कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 डिवाइडेड बाय हाफ इज माइनस 2, ठीक है। तो b की वैल्यू आई प्लस 1, d की वैल्यू आई माइनस 2, तो b और d के साइंस ऑपोजिट हो गए, b का साइन प्लस है, d का साइन माइनस है, ठीक है। अच्छा, तो हमें अब क्या निकालना है, r u v निकालना है, क्योंकि u ये है और v ये है, तो हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब बेसिकली हम लोगों को आर यू वी निकालना है। तो मैं बता रहा था कि अगर बी और डी के साइंस ऑपोजिट होंगे तो आर यू वी इज इक्वल टू माइनस आर एक्स वाई, ठीक है। आर यू वी इज इक्वल टू माइनस आर एक्स वाई की वैल्यू 1 है तो आर यू वी की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, दो एक्सप्रेशन से एक को u माना दूसरे को v माना,
ठीक है, दोनों में सारे टर्म्स को एक साथ लाके हम लोगों ने रखा, तो u माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0 ये हो गया। इससे b की वैल्यू निकलती है बाय यूजिंग द फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है, 1 है, तो -1 हो गया, और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x है -1, तो b की वैल्यू आई +1। सिमिलरली -y/2 + 1 को हम लोगों ने v माना, तो v को टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद वी हैव v + हाफ y - 1 इज इक्वल टू 0। इससे इसको यूज करके d की वैल्यू निकलेगी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ v अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो इससे आया -2। ठीक है, तो b और d के साइंस ऑपोजिट आ गए। हम लोगों को इन दोनों एक्सप्रेशंस का, ये x - 2 और -y/2 + 1, इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना था, मतलब u और v के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना था। b और d के साइंस अगर ऑपोजिट होते हैं तो ruv इज इक्वल टू -rxy इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आओ देखते हैं क्या कह रहा है। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। ओके, ठीक है, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, ये वाली लाइन आपको सिर्फ इतना बता रही है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट टू मेजर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपका आंसर ये होगा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए तब तो जो भी मेथड है हम लोग उस मेथड को फॉलो करेंगे, लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़े बड़े मेथड्स होते हैं तो इसलिए इन पे यूजुअली थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स व्हाई इवन आई एम नॉट फोकसिंग टू मच ऑन द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ इट। ठीक है, और अगर प्रैक्टिकल पोर्शन से कुछ क्वेश्चंस आ भी जाते हैं तो वो भी सारे के सारे सिमिलर ही होंगे। ठीक है, तो ऑल यू हैव टू डू इज पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, दैट्स इट। देखो, compute the coefficient of rank correlation between sales and advertisement expressed in thousands of rupees from the following data। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन है, तो हमें पता चल रहा है कि स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। ठीक, अब आओ देखते हैं कि इसको किस तरह से किया जाता है। ठीक, किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सेल्स और एडवर्टीजमेंट का ये डेटा हमारे पास है। अब आओ देखो, लेट सेल्स बी डिनोटेड बाय x एंड एडवर्टीजमेंट बी डिनोटेड बाय y। ठीक है, सेल्स को आप x से डिनोट करोगे, एडवर्टीजमेंट को आप y से डिनोट करोगे। The largest value of x is given the rank 1. The largest value of x is given the rank 1, and thereafter the next largest value is given the rank 2 and so on. Basically descending order में आपको ranks allot करनी है। Descending order में आपको ranks allot करनी है। For example ये देखो, x की ये सारी values हैं। ठीक है, 90, 85, 68, 75, 82, 80, 95, 70। ठीक, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 95 है, तो 95 के आगे मैंने ये देखो यहाँ पर रैंक 1 लिखी हुई है। ठीक, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है सर, तो 95 के आगे मैंने ये देखो रैंक 1 लिखी हुई है, राइट। इसके बाद 95 के बाद कौन सी है, 92 भी था क्या, नहीं 82 था। ओके, 90, तो 90 के आगे देखो रैंक 2 लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद 85 के आगे रैंक 3 लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद ये 82 के आगे रैंक 4 लिखी हुई है एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक्स अलॉट की हैं, एक्स में भी और वाई में भी। वाई में अब देखो 7, 6, 2, 3, 4, 5, 8, 1, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 के आगे है रैंक 1। ठीक है, ये आर वाई वाला कॉलम है, रैंक वाई वाला कॉलम है, इसके आगे है 1। ठीक है, ये जो है ये रैंक x है और ये रैंक ऑफ y है। भाई तू छोटा रह ले। ठीक है, ये रैंक x है, ये रैंक y है। ठीक है, तो y की सारी रैंक्स हम लोगों ने इस कॉलम में लिखी हैं और x की सारी रैंक्स हम लोगों ने इस वाले कॉलम में लिखी हुई हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने रैंक को अलॉट किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने ये डिविएशंस निकाले हैं। डिविएशंस क्या है, rx और ry का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो rx माइनस ry, तो ये इधर आ गया 2 - 2, तो ये आ गया 0, डी स्क्वायर निकालेंगे 0। उसके बाद 3 - 3 ये भी 0, डी स्क्वायर आया 0। 8 - 7 1, डी स्क्वायर आया 1। 6 - 6 0, डी स्क्वायर आ गया 0। 4 - 5 इज -1, डी स्क्वायर आ गया +1। 5 - 4 इज 1, डी स्क्वायर आ गया 1। 1 - 1 इज 0, डी स्क्वायर आया 0। 7 - 8 इज -1, डी स्क्वायर आया 1। और ये डी स्क्वायर का जो टोटल है वो आ गया 4। डी स्क्वायर का टोटल आ गया 4। अभी फॉर्मूला दिखाते हैं। ठीक है सर, इस तरह से आपका पहला स्टेप तो ये होता है। ठीक, तो पहला स्टेप क्या है कि लेट सेल्स बी डिनोटेड बाय x एंड एडवर्टीजमेंट बी डिनोटेड बाय y
The largest value of x is given the rank 1 and thereafter the next largest value is given the rank 2 and so on. Rank of x is denoted by Rx. Similarly, the value of the largest value of y is given the rank 1 and thereafter the next largest value is given the rank 2 and so on. Rank of y is denoted by Ry. Thereafter the difference between the two ranks is calculated which is denoted by D. ठीक, तो फॉलोइंग टेबल इज प्रिपेयर्ड, हम लोगों ने टेबल फॉर्म कर दी, उसके बाद हम लोगों को वैल्यूज इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देनी है, बस दैट्स इट. ठीक है, तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय दिस 1 माइनस 6 ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर, तभी हम लोगों ने यहाँ पर डी स्क्वायर किया था, तभी हम लोगों ने डी स्क्वायर किया था. ठीक है, होल अपॉन, अच्छा 1 अलग 1 माइनस अलग है, अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा 0.95. ठीक है, आ जाएगा 0.95. ठीक, The ranks of 5 participants given by 2 judges are. ठीक है, ये 5 कंटेस्टेंट्स हैं हमारे पास, 5 पार्टिसिपेंट्स हैं A B C D E. ये 2 जजेस हैं हमारे पास, जज 1 और ये जज 2. ठीक है, इन दोनों ने ही पांचों पार्टिसिपेंट्स की अलग अलग रैंक्स दी हैं और हम लोगों को रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन दीज रैंक्स निकालना है. ठीक है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है. तो फॉर्मूला क्या होता है उसका? फॉर्मूला सर ये होता है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो n तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हमारे 5. ठीक है, ABCDE 5. अच्छा, समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालना है. व्हाट इज समेशन ऑफ डी स्क्वायर? व्हाट इज डी? डी इज द डिफरेंस ऑफ रैंक्स ऑफ ईच पार्टिसिपेंट. मतलब ए की जज 1 ने रैंक दी है 1 और जज 2 ने रैंक दी है 5. ठीक है, 1 माइनस 5 इज व्हाट? -4. दिस इज डी, दिस इज डी. ठीक है, और हमें क्या करना है? डी स्क्वायर का सम टोटल करना है. तो -5 आ गया, सॉरी -4 आया. 1 माइनस 5, जज 1 ने जो रैंक दी है ए की वो, माइनस जज 2 ने जो रैंक दी है ए की वो. 1 माइनस 5 क्या है? -4 आया. -4 का स्क्वायर 16. ठीक है, इसी तरह से बी का 2 माइनस 4 क्या आएगा? -2 आएगा. -2 का स्क्वायर 4. ठीक है, तो इसी तरह से हमें हर पार्टिसिपेंट की दोनों रैंक्स के बीच का डिफरेंस निकालना है और उसको स्क्वायर करना है और फाइनली इन सारी स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस का हम लोगों को सम टोटल कर देना है. ठीक है, तो आ जाओ, देखो बहुत क्विकली हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. हमें समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालना है, उसके लिए हम कैलकुलेटर देवता की मदद लेते हैं. ठीक है, मेमोरी वगैरह सब क्लियर करते हैं. उसके बाद ये देखो 1 इंटू 5, सॉरी 1 माइनस 5, तो ये जाएगा 1 माइनस 5 जो भी आया इंटू इक्वल टू, ये हो गया -4 का स्क्वायर मेमोरी प्लस. फिर बी का 2 माइनस 4 जो भी आया इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस. फिर 3 माइनस 3 जो भी आया इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस. फिर 4 माइनस 2 जो भी आया इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस. 5 माइनस 1 जो भी आया इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस. मेमोरी रिकॉल 40, समेशन ऑफ डी स्क्वायर 40 आ गया, सिंपल. ठीक है, तो ये हो जाता है 1 माइनस 6 इंटू 40 और यहाँ पर n कितने 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस 1. अब इसको सॉल्व कर लो. आओ देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मेमोरी क्लियर कर दो एकदम. 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1, तो पहले हम लोग ये करेंगे, तो 5 इंटू इक्वल टू, ये हो गया 5 स्क्वायर माइनस 1 24, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू आ गई 24 इंटू 5. ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 5 है, उसको मल्टीप्लाई किया 120 आ गया. मेमोरी में डाल दो, मेमोरी प्लस. उसके बाद 6 इंटू 40 करो, तो 6 इंटू 40 240 आया. जो भी आया डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल मेमोरी क्लियर. आपको MRC बटन 2 बार दबाना है, तो 2 आ गया. अब इस 2 को फिर से मेमोरी में डाल दो. ठीक है, 2 को फिर से मेमोरी में डाल दो क्योंकि इसको 1 से माइनस करना है. तो 1 माइनस मेमोरी रिकॉल एंटर, -1 इज योर आंसर. -1 है आपका आंसर. ठीक है, तो आपका आंसर है C -1. डिटर्मिन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द गिवन डेटा. समेशन डी स्क्वायर दे दिया, n दे दिया. इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो और कुछ हो ही नहीं सकता. स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर होल अपॉन n इंटू एन स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज दे चुका है. ये समेशन डी स्क्वायर क्या है? समेशन डी स्क्वायर इज 30 अपॉन n इज व्हाट? n इज 10, तो 10 इंटू
10 स्क्वायर माइनस 1। बस सॉल्व कर लो इसको, कैलकुलेटर पे आओ, सबसे पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1 तो 10 इंटू इज इक्वल टू ये 10 स्क्वायर आ गया माइनस 1 99 इंटू 10, ठीक है, तो 990 ये हो गया आपका, 990 ये आ गया डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको डाल लो। अच्छा अभी कोई मेमोरी में डालने की जरूरत नहीं है, 990 याद कर लो आप, तो 6 इंटू 30 न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 990 ये आ गया, जो भी आया मेमोरी प्लस, उसके बाद 1 में से माइनस करना है, तो 1 माइनस मेमोरी रिकॉल, 0.8181 आपका आंसर आ गया, ठीक है, 0.81 मतलब 0.82 ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस आ जाओ, देखते हैं ये क्या है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग कोरिलेशन निकाल रहे थे तो कोई भी वैल्यू आ रही थी, जैसे -0.93 आई या +0.91 आई, तो इस वाले मेथड से हमें कोरिलेशन की वैल्यू पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करना है, मतलब हमें उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये वाला मेथड हम सिर्फ तभी यूज़ करते हैं अगर हमें सिर्फ इतना जानना होता है कि अच्छा बस इतना बता दो पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। एग्जैक्ट किस एक्सटेंट तक कोरिलेशन है वो जानने की हमारी ना कोई इच्छा है, ना कोई अभिलाषा है, ना कोई इंटेंशन है, ना कोई अभिप्राय है, कुछ नहीं। बहुत रामायण चल रही है आजकल लॉकडाउन के टाइम पे, ठीक है। तो कॉन्करेंट डिविएशंस वाले मेथड से हम लोगों को सिर्फ इतना पता करना होता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, एग्जैक्ट एक्सटेंट हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेरिएबल्स, दैट इज वी जस्ट नीड टू डिटरमिन वेदर देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव कोरिलेशन। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। ईयर्स दिए हुए हैं 1990, 91 से लेकर 97 तक के ईयर्स दिए हुए हैं, प्राइस दी हुई है किसी भी एक कमोडिटी की और उसकी डिमांड दी हुई है, ठीक है। अब देखो, पहले हमें प्राइस की एक लिस्ट बनानी है। प्राइस की लिस्ट हमने ये बनाई, ठीक है, कोई असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं किया, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में दिया हुआ है 25, 28, 30, 23, 35, 38, 39, 42, उसी ऑर्डर में यहां पर भी लिखा है 25, 28, 30, 23, 35, 38, 39, 42, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कॉलम में, पहले कॉलम में हम कुछ नहीं लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम देखेंगे कि जो 28 है ये 25 से ज्यादा है या कम है। बस इतना देखना है कि दिस 28, ये जो 28 है आपका, ये 25 से मतलब अपनी प्रीसीडिंग वैल्यू से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो 28 के आगे प्लस लगा दो, अगर कम होगा तो 28 के आगे माइनस लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट में देखो 30 है, 30 जो है वो 28 से ज्यादा है तो 30 के आगे प्लस लग जाएगा। 23 30 से कम है तो 23 के आगे माइनस लग जाएगा। 35 23 से ज्यादा है तो 35 के आगे प्लस लग जाएगा। 38 35 से ज्यादा है तो 38 के आगे प्लस लग जाएगा। 39 38 से ज्यादा है तो 39 के आगे प्लस लग जाएगा। 42 39 से ज्यादा है तो 42 के आगे प्लस लग जाएगा, ठीक। देखो क्या लिखा है, इन द अबव टेबल द सेकंड कॉलम शोज अ साइन ऑफ डिविएशन फ्रॉम द प्रीवियस फिगर। पिछली फिगर से जो डिविएशन है उसका साइन क्या है, प्लस है या नेगेटिव। लुक एट द सेकंड फिगर इन द कॉलम प्राइस, प्राइस वाले कॉलम की सेकंड फिगर देखो 28, ठीक है। दिस फिगर इज मोर देन द प्रीवियस फिगर एंड हेंस अ पॉजिटिव साइन इज अटैच्ड टू इट इन द सेकंड कॉलम। Now look at the third figure in the column price. Again, since it is more than the second figure, a positive sign is attached to it in the corresponding column. Now look at the fourth figure in the column price. Here, this figure is less than the previous figure. Therefore, a negative sign is attached to it in the corresponding column. Similarly, signs have been attached to each figure of price except the first one, depending upon whether it is more or less than its preceding figure. ठीक। Similarly, demand वाले के साथ भी हमें ऐसे ही करना होगा। तो डिमांड की हमने एक ऐसे ही हम लोग ऐसे ही एक लिस्ट बना लेंगे, डिमांड की भी हम लोग इस तरह से लिस्ट बना देंगे और साइन ऑफ डिविएशन फ्रॉम द प्रीवियस फिगर हम लोग नोट कर लेंगे। तो अब जैसे 34 है वो 35 से कम है, ठीक है, तो 34 के आगे माइनस साइन, 34 से ज्यादा है तो 35 के आगे प्लस साइन एंड सो ऑन, राइट। दोनों को कंबाइन करके हम एक ये बड़ी सी टेबल बनाएंगे, ठीक है। ईयर, प्राइस, साइन ऑफ डिविएशन फ्रॉम द प्रीवियस फिगर, इसको हम लोग नाम देंगे ए, ठीक है। तो प्राइसेस के डिविएशंस उसको हम लोग नाम देंगे ए, फिर डिमांड के डिविएशंस इसको हम लोग नाम देंगे बी, और फिर ए और बी का हम लोग मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट इस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो हमें साइंस का मल्टीप्लिकेशन करना है,
हमें फिगर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ठीक है। तो हम सबको मालूम है ये रहा प्लस, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो यहां पर आ गया माइनस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। जहां पर भी साइन चेंज होगा आंसर माइनस आएगा, साइंस सेम रहेंगे तो आंसर प्लस आएगा, ठीक। दिस वी नो, हम लोगों ने पता नहीं कब पढ़ा था, क्लास 5th या 6th में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर साइंस आपके डिफरेंट होते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो माइनस में आएगा, अगर आपके साइंस सेम होते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो आपका प्लस में आएगा, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन सी दैट वी हैव कैलकुलेट द डिविएशन 7 टाइम्स। 7 टाइम्स कैसे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम लोगों ने डिविएशंस को 7 बार कैलकुलेट किया है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सिमिलरली यहां पर 1 2, अरे पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई बदतमीज, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इधर 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव कैलकुलेटेड द डिविएशंस 7 टाइम्स, ठीक है। From the above table, we can see that we have calculated the deviation 7 times. These are called the total number of deviations denoted by the letter m. Therefore, m is equal to 7. ठीक है? It can also be seen that the last column, product of deviations, contains 2 positive signs. ठीक है? यहाँ पर आपके पास 2 positive signs है, बाकी सारे के सारे negative signs हैं. ठीक है? Positive signs को हम लोग बोलते हैं concurrent deviations denoted by the letter C. ठीक, पॉजिटिव साइंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट डिविएशंस एंड दे आर डिनोटेड बाय द लेटर सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 2। तो 2 चीजें आई, एक तो आया m, कितनी बार हम लोगों ने डिविएशंस को कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आई 7, और इसमें कितने कॉन्करेंट डिविएशंस हैं, मतलब कितने पॉजिटिव साइंस हैं, उसकी वैल्यू आई 2, तो सी आ गया आपका 2। अब कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 2c माइनस m होल अपॉन m, पूरे का अंडर रूट, ठीक है। अगर 2c माइनस एम ग्रेटर दैन 0 है तब आप ये लगाओगे, अगर 2c माइनस एम लेस दैन 0 है तो फिर आप r इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ 2c माइनस एम अपॉन एम करोगे, ठीक है। हमारे वाले क्वेश्चन में 2c माइनस एम क्या है, -3 है। हमारे वाले क्वेश्चन में 2c माइनस एम लेस दैन 0 आ रहा है, लेस दैन 0 आ रहा है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देख लो, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा -0.65। इससे इन्फ्रेंस क्या निकला, इससे इन्फ्रेंस ये निकला कि देयरफॉर देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में एक नेगेटिव कोरिलेशन है। हम लोग ये नहीं कह सकते श्योरिटी के साथ कि नेगेटिव 0.65 रिलेशनशिप है या नेगेटिव 0.65 कोरिलेशन है, क्योंकि इससे करेक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं पता चलता है। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है।